अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। जावेद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल शो लेके फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज की जो खबरें हैं जी वो कुछ इस तरह से होंगी कि अमेरिका और इसराइल में फूट पड़ गई है और गंदी गालियां दी गई हैं नेतन्याहू को। वैसे तो गालियां गंदी ही होती हैं, लेकिन जिस तरह की ये शख्सियत है, ये जो नेतन्याहू साहब हैं, जो इसराइली शैतान है, इसे जितनी भी गंदी गाली देंगे वो इसकी शायान शान नहीं है, वो कुछ बढ़ के ही होना चाहिए। बहरहाल सुना ऐसा ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें लताड़ के रख दिया है और ये बात चल भी रही है पूरे दिन से। लेकिन अब आया कि ये ड्रामा था या वाकई ही ये कोई नाराज हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये आज डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और जो हमारी एक और मेन स्टोरी होगी, एक बहुत बड़ी खबर सर्कुलेट कर रही है, उसके हवाले से हम आपको वेरिफिकेशन देंगे वो खबर गलत है या ठीक है। अब उसके अंदर ईरान ने एटमी धमाकों का फैसला कर लिया है और पाकिस्तान के जरिए उन्होंने पैगाम भिजवाया है अमेरिका को और कहा है कि हमें अब छोड़ दो, हम ये फैसला कर चुके हैं और हमने अब एनपीटी में भी नहीं रहना। ये एक धमाकेदार खबर है कि जैसे ईरान एक एटमी ताकत बनने जा रहा है, फैसला कर चुका है। फैसला तभी होता है जब एटम बम बना चुके होते हैं। तो ये क्या कहानी है, ये आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे मुश्तबा खवानाई साहब जो अब तक बिल्कुल रूपोश थे, वो मंजरे आम पे आ गए हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि सोहेल आफरीदी साहब ने अपने ही सूबे पे हमला करने का सोच लिया है। इनफैक्ट खुद नहीं सोचा, उनसे ये करवाया जा रहा है। ये कौन उनसे करवा रहा है, ये भी स्टोरी जानिएगा। और क्या सोहेल अफरीदी साहब को इमरान खान साहब फारिग करने लगे हैं, उनका कोई पैगाम है, ये क्या बात है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बहुत सारी हमारी खबरें और भी इसके अंदर शामिल होंगी वीलॉग में, वो भी आप यकीनन ज़रूर सुनेंगे। और एक स्पेशल रिमाइंडर कि आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। एक आपको रिक्वेस्ट करनी है जी कि हमारे बहुत थोड़े से अब सब्सक्राइबर्स रह गए हैं 1 मिलियन होने में, और ये आपने करवाना है। हम आपके लिए रोज़ाना जी अच्छी से अच्छी खबरें लेके आते हैं, जितना जोर हो सकता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा जो वीलॉग हो उसके बाद आपको बाकी खबरों की या कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं रहे। हम कोशिश करते हैं, पता नहीं अब आप किस हद तक मुतमईन हैं। अगर आप मुतमईन हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्द अज जल्द 1 मिलियन पे अब आपने पहुंचाना है। तो ये अब चलते हैं डिटेल से अपने वीलॉग की तरफ। तो चौधरी साहब आपको वेलकम कहते हैं शो में। मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक है। चले मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अमेरिका और इसराइल में जो लड़ाई हुई है, बाकायदा 2 चैनलों ने, ये फॉक्स ने और एक्सियोस जो उनकी वेबसाइट है, उन्होंने ये दी है। और ये दोनों डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीब हैं और जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई है वो बहुत ही गैर पार्लिमानी है। सारी तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन बेवकूफ़ कहा है, क्रेजी उसे कहा है, ये क्या कर रहे हो, बहुत सारी बातें हम बता भी नहीं सकते। वैसे तो गालियों जो एक अमेरिकन स्लैंग है ना, वो हर चीज़ के साथ लगा देते हैं, अपने वालिद के साथ भी, वालदा के साथ भी, बच्चे के साथ भी, वही पोप के साथ भी, हर जगह पे ना। ये पहले भी वो लगा चुका है इसके लिए। अच्छा, वैसे तो गालियां हमसे पूछनी चाहिए थी, हम बताते हैं कि नेतन्याहू को कौन कौन सी देनी है, तो बड़ी सेटिंग जबरदस्त किस्म की हो जाती। ये ड्रामा था, ये सही बात थी, क्या हुआ है? अच्छा, ये वैसे तो वो जो अमेरिकन एक गाली है ना, बहुत बड़ी मशहूर, बल्कि हर जगह पे जो लगाते हैं, जो हम बोल नहीं सकते, ठीक है, वो बेसिकली तो एक एब्रीवेशन है। ये भी ज़हन में रखो कि पूरा लफ्ज़ नहीं है, वो एब्रीवेशन है। वो 4 लफ्ज़ हैं, FUCK। और वो जो 4 लफ्ज़ है ना, ये बेसिकली एक इंग्लैंड का बादशाह था, उसने जो मैरिटल रिलेशंस है ना उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। पागल था ना। अच्छा। उसने पाबंदी लगा के उसने कहा जी कि आइंदा कोई भी अगर खामद अपनी बेगम से मिलना चाहता है तो पहले वो एक सरकारी दफ्तर आएगा और वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेगा और उसके बाद वो सर्टिफिकेट अपने दरवाजे पे लगाएगा। तो पूरे शहर के अंदर जहाँ जहाँ दरवाजे पे लगता होता था, आप खुद अंडरस्टैंड करो कि उसका क्या मतलब होता था। वो जो सर्टिफिकेट था ना, उसका नाम था फार्निकेशन अंडर द कॉन्सेंट ऑफ किंग। अच्छा। कि बादशाह सलामत की मर्जी से हम इस दवाजी ताल्लुकात जो है कायम कर रहे हैं, तो उसका कहता है फार्निकेशन अंडर द कंसेंट ऑफ किंग। ये जो लफ्ज़ बहुत ज़्यादा स्लैंग बोला जाता है अमेरिका के अंदर, ये उसका एब्रीवेशन है सर। अच्छा। तो ये मैंने कहा थोड़ा सा आपके ना इल्म में इजाफा करते, जो एक फोश किस्म का इजाफा जो है ना, वैसे तो माशाल्लाह अल्लाह ने खास करम किया हुआ है, आप हर किस्म का इल्म रखते हैं। जी जी जी। लेकिन मैंने कहा इसके अंदर थोड़ा सा और इजाफा कर दिया। आपकी शागिर्दी में इल्म तो आता ही है ना। अब वैसे जो है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप, देखो मसला ये है कि जो उसने गालियाँ दी हैं नेतन्याहू को, या वो जो कॉल हुई है वो प्राइवेट कॉल थी और वाइट हाउस के अंदर से कॉल थी, और उस कॉल को कोई लीक नहीं कर सकता, उनका सिस्टम बड़ा स्ट्रांग सिस्टम है। तो अब बड़ी अजीब सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तन्हाई के अंदर बैठ के नेतन्याहू को बड़ा बड़ा खौफनाक किस्म का लफ्ज़ बोला, उसे क्रेजी पागल तक उसने करार दे दिया और इतनी ज़्यादा गालियाँ दी कि दूसरी साइड से सिर्फ वो ओके ओके करता रहा, उसने कोई लफ्ज़ भी नहीं बोला। और साथ ही उसने कहा कि इमीडिएटली ये जंग तुमने रोकनी, अपनी फ़ौज वापस बुलानी। अब ये बिल्कुल एक सेफ किस्म की जगह से ये सारी कन्वर्सेशन हुई, लेकिन उसके बाद ये कन्वर्सेशन मीडिया में भी पहुंची, और सिर्फ मीडिया में नहीं पहुंची, पूरी दुनिया के मीडिया तक पहुंची। कोई ऐसा मुल्क नहीं है
جس کے اندر یہ بریکنگ نیوز نہ ہو یا جہاں پہ لوگوں نے اس کو کوٹ نہ کیا ہو اور جس کے اندر یہ تک نہ لکھا ہو کہ جناب اس نے کس وقت کیا کہا اور کہاں پہ جا کے اس نے سانس لیا اور کہاں پہ اس نے زیادہ زور دیا. اتنی ڈیٹیلنگ جو ہے نا وہ پورے دنیا کے میڈیا کے اندر آئی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جان بوجھ کے یہ خبر لیک کی ہے اور وہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا کے اندر یہ خبر پھیلے اور یہ پتہ چلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو لتاڑ دیا, اس کو کھری کھری سنا دی ہے, جس کو کہتے ہیں کھری کھری سنانا. تو اس کا مقصد یہ تھا. اب اگر فرض کریں کہ یہ مقصد نہیں تھا, یہ خبر بنانا مقصد نہیں تھا, تو اس نے ڈانٹ دیا تو چپ کر کے معاملات سیٹل ہو جاتے, مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. نیتن یاہو نے اپنی فوج واپس بلا لینی تھی اور پیچھے ہٹ جانا. تو اس نے ایک ٹویٹ کرنا تو اس نے کہنا تھا جی کہ امریکنس کی وجہ سے یا امریکن گورنمنٹ کی وجہ سے یا امریکن پریزیڈنٹ کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور ہماری فوجیں جو ہولڈ پہ چلے گئے. تو اس نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی, صرف یہ خبر ریلیز کی گئی اور اس کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسئلہ ہمارا خراب ہوا تھا لیکن چند گھنٹوں میں نے اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیا. میرا خیال یہ ہے کہ جو کچھ لیبنان کے اندر ہو رہا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور یہ جو ایم او یو کے اوپر سائن نہیں ہو رہا, یہ معاہدہ نہیں ہو رہا, اسی لیے نہیں ہو رہا کہ وہ نیتن یاہو کو پورا موقع دے رہا تھا کہ وہ لیبنان کا جتنا علاقہ کیپچر کر سکتا ہے کر لے. بالکل اسی طرح جس طرح اس نے پیوٹن کو یہ آفر کر دی تھی کہ اب آپ جتنا یوکرین کا علاقہ جو اس کو کور کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن اس کے بعد جنگ ختم کرتے ہیں. صحیح. تو سیم اسی طرح جو باقی ملکوں کے اندر وہ کر رہا ہے, جیسے کہ غزہ کے اندر اس نے نیتن یاہو کو یہ سپیس دی تھی کہ آپ جتنا علاقہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں کر لو تاکہ اس کے بعد پھر ہم ایک پیس معاہدہ جو ہوگا نا وہ کریں گے. 60% کر چکا ہے, 70 کا اعلان کر 70 کی طرف جا رہا ہے اور 100% کرنا چاہتا ہے وہ. اچھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو آنکھ ماری تھی کہ ٹھیک ہے میں ایرانیوں کو انگیج کرتا ہوں اور جب انگیجمنٹ ہوگی تو ایرانی آپ کے خلاف کو مدد نہیں کر سکیں گے, آپ کے خلاف کوئی جنگ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ظاہر ادھر نیگوشیشن چل رہی ہے نا. تو پھر اگر نیگوشیشن چل رہی ہے تو حزب اللہ کو ہتھیار کہاں سے آنے تھے, حزب اللہ کو گراؤنڈ سروسز یا گراؤنڈ ہیلپ جو تھی کہاں سے آنی تھی یا ایئر سپیس سے اس کو کہاں سے مدد ملنی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ ظاہر ہے پھر اس طرح اسی وجہ سے یہ ہے کہ اسرائیل بڑی حد تک آگے چلا گیا, بہت ہی آگے. 40% علاقہ جو ہے اس نے جنوب کا جو لیبنان کا وہ قبضہ کر لیا اس نے. اچھا صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, اس میں ایران کی غلطی نہیں ہے کہ ایران اگر معاہدے میں ڈیلے کر رہا ہے اس کی وجہ سے ادھر غزہ پہ بھی قبضہ ہوتا جا رہا ہے, لبنان پہ بھی قبضہ ہوتا جا رہا ہے. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جب ایران ایگری کر جاتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اب تو معاملہ سیٹل ہو گئے تھے نا جی, اس نے تو ایران کی طرف سے فائنل ڈرافٹ آ گیا, خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی ڈرافٹ آ گیا اور اب میں سچویشن روم میں جا کے میں اس کا فیصلہ کرنے لگا ہوں. نہیں فیصلہ کیا اس نے, تو اب تو امریکہ کی طرف سے ہو رہا ہے نا, ایران کی طرف سے تو کچھ پھر ایران کی ان کا پھر کوئی ڈرافٹ آیا, اب ایران اس پہ فیصلہ کر رہا ہے. اگر یہ وہ اس جلدی طرح کر سے ٹائٹ کرتا جا رہا ہے نا, امریکہ ٹائٹ کرتا جا رہا ہے, وہ شرائط بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اب دیکھیں اس کے اندر اگر وہ شرائط یہ کر دیتا ہے جی کہ آج سے آپ مغرب کو مشرق سمجھیں گے, مشرق کو مغرب سمجھیں گے, تو یہ اس ٹائپ کی باتیں نا جان بوجھ کے آپ ڈیلے کر رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں نا جی. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کرنا چاہتا تو جب یہ اپریل کے اندر یہاں پہ معاہدہ ہو رہا تھا اسلام آباد کے اندر تو اسی وقت ہو جانا تھا. جی ڈی وینس کو یہ اختیار ملنا چاہیے تھا. آپ کی بات مجھے لگتا ہے کہ لیبنان کے معاملے میں وہ ایک اسموک اسکرین کریٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, نیتن یاہو کو سپورٹ کر رہا ہے. اور یہ خبر جو ہے اس لیے جان بوجھ کے پھیلائی گئی ہے کہ دنیا مطمئن ہو جائے کہ جی اس نے اس کو رگڑ دیا ہے اور اس کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ معاہدہ کرے. اور حزب اللہ کے ساتھ بھی رابطہ کر لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, لیکن اس رابطے کا کوئی خاص فائدہ ابھی تک نہیں ہوا. یعنی جنگ جو ہے تھوڑی سی ہولڈ ہوئی ہے لیکن جھڑپیں تو آج بھی جاری ہیں اور اسرائیل کی طرف سے بمباری ہوئی ہے, وہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہیں, عمارتیں تباہ ہوئی ہیں, اور اس طرف سے حزب اللہ نے بھی جواب دیا. پھر واشنگٹن میں چوتھا دور ہو رہا ہے مذاکرات کا, لبنان کا اور اسرائیل کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا, لیکن حزب اللہ اس کے اندر شامل نہیں ہے, یاد رکھیے. ہاں جی, وہ ان کی حکومت شامل ہے, ان کی حکومت شامل ہے اور حکومت حزب اللہ کے خلاف ہے. صحیح. اچھا صاحب مجھے ایک چیز نہیں یہاں پہ سمجھ آئی, وہ یہ ہے جی کہ ویسے تو اس نے کریزی بولا اور جو آپ نے لفظ بتایا کہ وہ بھی ہے, اب وہ اس نے کہا جی دنیا تم سے نفرت کرتی ہے, میری وجہ سے تم بچے ہوئے ہو, ٹھیک ہے. یہ والی باتیں بھی نیتن یاہو کو کہیں ہو سکتا ہے یہ بات اس نے کی ہو یا نہ کی ہو سکتا ہے خبر میں, ہو سکتا ہے لیک کی ہو, صرف یہ کہ یہ بھی لکھ دو ہوتا ہے نا جی. وہ ہمارا یہ ہوتا تھا پرانے جب اخبار کا دور تھا نا, تو ہم بھی اخبار میں کام کرتے ہوتے تھے. اس وقت مختلف جو سیاسی لیڈر ہوتے تھے انہوں نے اپنے رپورٹرز رکھے ہوتے تھے اور اپنے رپورٹرز وہ اخباروں کے اندر شامل کروا دیتے تھے, اور ان کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ جو سیاسی لیڈر ہے اس کی بہاف پہ کچھ بھی لکھتے اور وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ بھی لکھتے, یہ بھی لکھتے, یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, وہ بھی ہوا. یہ بھی اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں, ساتھ اس کا دے رہا ہوگا, لیکن جس طرح کی باتیں ہیں اسے کہتا ہے تم ناشکرے ہو, دنیا میں تم مزید تنہا ہو جاؤ گے, کرپشن ٹرائل سے تمہیں میں نے بچایا ہے, ہر شخص تم سے نفرت کرتا ہے, اسرائیل سے نفرت کرتا ہے.
रहा है, बात क्या भी गया सारी। ये असल में उसने अपनी जो ऑडियंस उसको भी मुतमईन किया होगा ना। अमेरिका के अंदर भी तो कहते हैं ना जी कि सबसे बड़ी सपोर्ट नेतन्याहू की जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आज पीछे से हट जाए तो नेतन्याहू तो बिल्कुल पागल हो जाए, बिल्कुल नंगा हो जाए, जैसे कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर हो जाना तो उसका कोई मुकाम ना रहे किसी तरह भी। उसकी वाहिद सपोर्ट जो इवन इसराइल के अंदर भी लोग उससे नफरत करते हैं, ये बातें क्लियर हैं। और अगर आज डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटता है तो उसको इम्पीच कर दिया जाएगा, उसको सजा हो जाएगी, क्योंकि उसकी अपनी एजेंसियां उसके खिलाफ है। और जो कुछ उसने कतर के साथ मिलकर किया तो सारी दुनिया को पता है, अब तो उसने खुद एतराफ़ किया हुआ उसका। ठीक है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारी खबर प्लांटेड है और डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए, पूरी दुनिया को मुतमईन करने के लिए, ईरान को मुतमईन करने के लिए, उससे अपने मुज़ाकरात को रिज्यूम करने के लिए सब कुछ किया है। असल एक्चुअल को फार्मूला कोई और है, उसका मकसद कुछ और है। बिल्कुल सही। अच्छा चौधरी साहब, ईरान ने एटमी धमाकों की जो बात की है और साथ पाकिस्तान के ज़रिए जो पैगाम दिया है, ये बड़ी अजीब सी स्टोरी है, ये बता दें। ये बेसिकली लैरी जॉनसन एक बंदा है जी, वो साबिक इंटेलिजेंस एनालिस्ट है और ये CIA जो है ना, इसके अंदर एक पूरी एनालाइज करने की पूरी एक विंग है और उसके अंदर बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं जो यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर होते हैं, वो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो जिसको आईवी लीग्स कहते हैं ना, आईवी लीग्स यूनिवर्सिटियों के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इवन आप ये जान के हैरान होंगे कि अफ़गानिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा सेंटर है वो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के अंदर है, जो हम पहले डिटेल में बता भी चुके हैं कि पूरी जो अफ़गान जहाद था, जो अफ़गान वार थी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का ने लड़ी थी और उसी ने मुजाहिदीन के लिए तैयारी की थी। और पाकिस्तान के अंदर भी जो सिलेबस बनाया गया था इस्लामियात का और मुताला पाकिस्तान का, वो भी सारा यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का ने बनाया था 1980 की दहाई में। तो वो उसका डिपार्टमेंट इतना रिच है कि वो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट को बना के देता है। इस तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ काम कर रही हैं। तो वो जो लोग होते हैं उनको हायर कर लेती है CIA, जो वहाँ पे बैठ के उनको ब्रीफ करते हैं। तो ये जो लैरी जॉनसन साहब है, ये पहले एनालिस्ट थे उनके और साबिक एनालिस्ट थे और वहाँ पे अफ़गानिस्तान और ईरान के मामलात के ऊपर ये बात करते होते थे और ये उसके एक्सपर्ट हैं। और उसके साथ साथ एक मारियो नफाल नाम का एक बंदा है और ये बेसिकली पॉडकास्ट करता है और बड़ा अच्छा डीप किस्म का पॉडकास्ट करता है। तो इसने पॉडकास्ट किया है लैरी जॉनसन के साथ और लैरी जॉनसन ने इंकशाफ किया है, बड़ा दिलचस्प किस्म का इंकशाफ किया। उसने कहा जी कि जो ईरानी गवर्नमेंट है उन्होंने इसहाक डार को ये पैगाम दिया है कि आप अमेरिका को ये बता दो कि हमने एटम बम का धमाका करने की तैयारी कर ली है और अब हम NPT से निकल रहे हैं, जो ज़ाहिर एक बड़े नॉन प्रोफेशनल ट्रीटी एक मुआहदा है जिसके मुताबिक आप एटम बम नहीं बना सकते। और उस ईरान उसका सिग्नेटरी है, ये भी ज़हन में रखें। अमेरिका नहीं है, ये भी ज़हन में रखें। अच्छा, अमेरिका नहीं है, अमेरिका उसका सिग्नेटरी। ये जो नॉन प्रोलिफेशन ट्रीटी मेरे ख्याल से कहते हैं, पाकिस्तान भी सिग्नेटरी नहीं है। पाकिस्तान भी इंडिया भी नहीं है और हमने तो इंडिया के साथ रखा हुआ है कि इंडिया करेगा तो हम भी करते हैं। शुरू से ही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इंडिया करेगा हम भी करते हैं, जब तक इंडिया नहीं होता हम भी नहीं करें। ठीक है, और इसीलिए पाकिस्तान ने बम बना लिया, इंडिया ने बम बना लिया, अमेरिका बम बनाई जाते जा रहा है बस। और यही उसकी वजह। ईरान सिग्नेटरी है इसका और ईरान हर साल उसकी फ़ीस भी अदा करते हैं, इसकी एक फ़ीस भी होती है। दूसरी ये होती है कि वहाँ से साइंटिस्ट आके, माहिरीन आके जायज़ा भी लेते रहते हैं कि कहीं ये वाकई बम बना तो नहीं रहे। तो अब जो ये मारियो नफाल जो है ना, ये इसके ऊपर काम करता है सारा। तो ये उन्होंने एक पॉडकास्ट किया, उस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने ये डिटेल के साथ बताया कि हम NPT से भी निकल रहे हैं ईरान जो है, और उन्होंने इसहाक डार के लिए मैसेज पहुंचाया कि आप अमेरिका को ये बता दो कि हम इसका धमाका करने वाले हैं। अब ये बड़ी धमाका खेज खबर है। अब यहाँ पे कुछ कैच हैं जिनका जिक्र करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसहाक डार साहब ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, मेरे ज़रिए कोई मैसेज नहीं दिया गया। एक इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट जो है ना वो दूसरा जो है ना, इसके अंदर दो कैच हैं। पहली बात तो ये है कि एटम बम ऐसा नहीं है कि आपने यूरेनियम जो है उसको 90 दर्जे तक आपने अफसूदा कर लिया तो एटम बम बन जाएगा। नहीं, वेपन एक डिफरेंट चीज़ होती है और 7 कंपोनेंट्स होते हैं इसके। इसका मतलब ये हुआ कि एक साइड पे आपने अपना न्यूक्लियर प्लांट बनाना है जो यूरेनियम को अफसूदा करे, और उसके बाद 6 और प्लांट्स हैं। वो 6 प्लांट्स मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बनाते हैं और ये 7 प्लांट्स मिल के फिर बम बनाने के बराबर होते हैं। अब जो दूसरे 6 कंपोनेंट्स हैं उसका किसी जगह वजूद नहीं है और अभी तक किसी भी एजेंसी ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि वहाँ पे इस टाइप की कोई एक्टिविटी चल रही। और अगर ईरान ने बनाया है और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई तो फिर वाकई ईरान बहुत बड़ा फनकार है, फिर इसको अवार्ड भी देना चाहिए, उसको सलूट भी करना चाहिए पूरी दुनिया को। एक चीज़। दूसरा ये है कि अगर आप पाकिस्तान को देखें और इंडिया को देखें, और इंडिया में पोखरान का एक हुआ था 1974 में, 1974 में उन्होंने टेस्ट किया था और उसके बाद 1998
1948 में जाके वो इस काबिल हुए थे कि वो एटमी धमाका प्रॉपर कर सकते हैं। पाकिस्तान ने जो अपना एटम बम बनाया था उसको कोल्ड टेस्ट जो था उसका वो 1983 में किया था और वो सरगोदा में किया था। अब कोल्ड जो टेस्ट होता है वो ये होता है कि आप अफसूदा यूरेनियम नहीं लगाते उसके अंदर, आप एक नॉर्मल यूरेनियम लगा देते हैं और बाकी सारी चीज़ें कंपोनेंट्स वही होते हैं जो बाकी 6 कंपोनेंट्स हैं, और वो धमाका होता है और वो प्रॉपर धमाका है, लेकिन जो तापकारी है वो नहीं फैलती उसके अंदर, यानी उसकी वो इंटेंसिटी नहीं होती। तो इसको कहते हैं कोल्ड टेस्ट। ये पूरा प्रॉपर टेस्ट होता है, जिस तरह एक बम लगाया जाता है, टनल होती है उसके अंदर, फिर उसको ब्लास्ट किया जाता है, ये बहुत ठीक है। तो अब पाकिस्तान ने 1983 में एक कोल्ड टेस्ट किया था और ये कामयाब हुआ था सरगोदा के अंदर। और जो एटमी धमाका है पाकिस्तान ने कब किया? 1998 में, यानी 15 साल पाकिस्तान को लगे उसके बाद उस काबिल होने में कि वो एटमी धमाका करके दुनिया को बता सके। और ये टनल जो हमने चागी के अंदर बनाई थी 84 के अंदर, 1984 अच्छा, सब कहा यह जाता है कि पाकिस्तान जो धमाका असल था उसके लिए भी 1980s में तैयार हो चुका था। देखो तैयारी तो होती है ना आपके पास, लेकिन आपने हर लिहाज से सिक्योर करनी होती चीज़ें कि ये अगर ब्लास्ट फर्ज करो नेगेटिव ब्लास्ट हो जाता है तो आपको तो अपना मुल्क गया ना जी, अपना ना सिर्फ अपना मुल्क गया बल्कि उसके बाद पूरी दुनिया आपके ऊपर पाबंदी लगा देगी, वो समझेंगे बड़े डेंजरस लोग हैं। ये तो ऐसा है ना कि खुद ही आप अपने हाथ में बम फाड़ लें, तो इसके लिए ना बहुत बड़े प्रोटोकॉल्स हैं और उन प्रोटोकॉल्स के लिए बहुत टाइम लगता है। तो पाकिस्तान को चागी के अंदर मामलात को सेटल करने में 15 साल लगे, ये हकीकत है जिसे अभी हमें मानना पड़ेगा। ठीक है। तो एक ऐसी जगह तलाश करनी कि जहाँ पे पानी बहुत गहराई के अंदर हो, एक ऐसी जगह तलाश करनी जहाँ पे आबादी ना हो, एक ऐसी जगह तलाश करनी जिसके अंदर रॉक्स बड़ी सॉलिड हो, इतनी सॉलिड रॉक्स हो कि उसके अंदर से तापकारी निकल ना सके। और अगर सॉलिड रॉक्स ना हो तो फिर तापकारी बाहर निकल के पूरा पूरा शहर उड़ा देगी, पूरी सिविलाइजेशन उड़ा देगी। शोएब साहब, आपको याद होगा कि डॉक्टर समर ने आप ही के शो में बोला था कि इतने हार्ड थे वो रॉक्स, उसके बावजूद पूरी पहाड़ी लाल हो गई। लाल हो गई सर, बल्कि येलो हो गई थी, और उसके बाद तो ऐसे जैसे गर्म नहीं हो जाता, पिघल जाती है। हाँ, वो ऐसे था अभी कि तक उस इलाके के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता, वो इस कदर उसके अंदर वो तापकारी है, अभी भी है। अभी भी है। तो बहरहाल ये बाकी चीज़ें जो है ना वो नज़र नहीं आ रही किसी जगह पे भी कि ईरान ने कोई कोल्ड टेस्ट किया हो, ईरान ने वहाँ पे कुछ साइट्स बनाई हो, ईरान ने कोई बाकी कंपोनेंट्स बनाए हो, ईरान ने वहाँ पे बाकी जो बम बनाने की एक्टिविटी है वो क्रिएट की हो। तो दो चीज़ें, एक तो इसाक डार साहब की तरदीद आ गई और दूसरा ये है कि कोई आसार वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ रेलिवेंट होने के लिए लैरी जॉनसन ने इस टाइप की खबर दी है और अपना वो पॉडकास्ट बड़ा कामयाब करना चाहते थे, क्योंकि इसके अलावा किसी जगह से कोई खबर नहीं आई, ना ईरान के किसी मीडिया ने दी है, ना पाकिस्तानी मीडिया ने दी है। और इवन अगर ये खबर दुरुस्त होती तो डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले ट्वीट करता, वो सबसे पहले कहता कि ईरान ने धमकी दी है, ईरान की ऐसी तैसी। ठीक है, चलें अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। जो साहब सोहेल अफरीदी साहब की शामत आई है या सोहेल अफरीदी साहब ने अपने सूबे की शामत लाई है, ज़रा ये बता दें। अब ये वो ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा की अजीबोगरीब सी सूरत हाल है और पीटीआई की भी अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। अलीमा खान साहबा ने सोहेल अफरीदी साहब को कह दिया कि आप बजट पास ना करें। भाई वो आपका सूबा है, भाई आपने अगर बजट पास ना किया तो तनख्वाहें कैसे देंगे? और जो इतने मुलाजम हैं करोड़ सवा करोड़ के करीब, वो तो आपकी बोटियाँ नोच लेंगे। दूसरा, आप सूबा चलाएंगे कैसे? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी से ज़्यादा नाराज़ हों तो आप अपने सर में ईंट मार लें या अपने आप को आग लगा दें, होता है ना खुदसोजी। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं खुदसोजी करने लगा। जैसे कि एक लड़का था, वो मैं देख रहा था एक वीडियो कि वो पुलिस वाले ने 2000 रुपये चलान कर दिया, उसने अपना मोटरसाइकिल जला दिया। तो ये उसमें और ये सोहेल अफरीदी साहब और अलीमा खान साहबा के इस बयान में कोई फ़र्क नहीं। जिस तरह उसने अपना मोटरसाइकिल 2000 रुपये का चलान होने पर जला दिया था, बिल्कुल इसी तरह अलीमा खान साहबा अपना पूरा सूबा जलाना चाहती हैं सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो रही। कहते हैं मुलाकात करवाएं फिर बजट पास, फिर बजट पास हो। बजट का देखें एस्टेब्लिशमेंट को क्या प्रॉब्लम है या वफाक को क्या है, आप ना करें अपना बजट पास, आप रहने दें, तो नुकसान तो आपका है ना जी। तो अजीब सी बात है कि मैं छत पे चढ़ जाऊंगा और मैं खंबे को हाथ लगा दूंगा। अलीमा खान ने धमकी भी दी है सोहेल अफरीदी को। पिछले साल बजट पास हो गया था इमरान खान के कंसेंट के बगैर, उसके अंदर उन्होंने वजीर आला फारिग कर दिया था गड्डापुर साहब। इस बार भी हो जाएगा बजट पास, बजट तो पास होना है, बजट के बगैर तो सूबा नहीं चल सकता। ये अजीब सी बात है, ये होके रहना है बजट तो पास होगा। और अगर सोहेल अफरीदी साहब बजट पास नहीं करेंगे तो खुद फारिग हो जाएंगे। और ये आपको पता है, अगर फर्ज करें कि एक गवर्नमेंट अपना बजट पास ना करवा सके तो अदम एतमाद होता है ना, वो तो गवर्नमेंट चली जाती है उसमें। सही है, बजट पास करवाना ही तो आपका बहुत बड़ा टेस्ट होता है। अब ये जो हमारा बजट है वफाक का, वो क्यों नहीं आगे क्यों खिसक रहा है? इसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी नाराज़ हुई है। पीपल्स पार्टी नाराज़ हुई है और गवर्नमेंट को पीपल्स पार्टी को राज़ी करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले करनी पड़ेगी।
अच्छा, پھر جا کے راضی ہوں گے وہ. لیکن جو صاحب دوسری بات بھی تو ہو رہی ہے, ایک اور بات بھی تو ہو 18ویں رہی ہے. ترمیم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی کر کے جو صوبوں کو جو جا رہے ہیں پیسے جا رہے ہیں اس میں کٹ لگے گا, اس میں کچھ کٹ لگے گا, اور اس پر تو میرے خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ماننا پڑے گا. ظاہر ہے اگر گلگت بلتستان کی گورنمنٹ چاہیے تو کہیں نہ کہیں قربانی تو آپ نے دینی ہے سر. ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں نے خود کہا ہے بلاول بھٹو صاحب نے کہ آپ صرف فارم 45 کی بات کریں, صرف آپ وہ کام کریں, میں فارم 47 کی بات خود کر لوں گا. اچھا, تو فارم 47 کی بات ایسی ہوگی اور کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے بیان نہیں سنا ان کا یہ؟ نہیں, میری نظر سے نہیں گزرا, میں نے نہیں دیکھا ان کا. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ فارم 45 جو ہے نا اس کا بندوبست کریں, فارم 47 کا بندوبست میں خود کر لوں. تو یہ بندوبست ہو رہا ہے ویسے. 47 کا ہو گیا تو 45 پھر کیا کرنا ہے, چھوڑے وہ بھی. اچھا جیسا یہ بتائیے گا مجھے, یہ سہیل آفریدی صاحب کا بیان ہے کہ فارورڈ بلاک پروپیگنڈا ہے جو ان کے خلاف ہو رہا ہے, اور دوسری بڑی اہم انہوں نے بات کی ہے. دوسری بات انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کے اگلے پیغام تک میں ہی چیف منسٹر ہوں. یار یہ عجیب سی بات ہے ویسے. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی میری جو چیف منسٹری ہے وہ قائم ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نہیں فیصلہ کرتے. پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے یہ باہر میسج دیا تھا کہ گنڈا پور صاحب کو فارغ کر دیا جائے اور سہیل آفریدی صاحب کو چیف منسٹر بنا دیا جائے. اب ظاہر ہے کسی کا اس کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے تو کیسے ہوگی. اب ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ جو بشا بی بی کی فیملی مل رہی ہے ان سے, ان کے ذریعے میسج آ جائے تاکہ ان کی ملاقات بھی بند ہو جائے. ان کی ملاقات بھی بند ہو جائے. اور یہ ویسے بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ آپ چیف منسٹر ہیں یار, وہاں پہ پورا صوبہ چلا رہے ہیں اور آپ کی اتنی عزت ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا پیغام آئے گا تو فیصلہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کٹ پتلی ہیں نا جی. اور وہ ان کو کٹ پتلیوں کے خلاف بات کرتے ہوتے تھے. آپ اس گورنمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں وفاق کی کہ یہ کٹ پتلی ہے, اور خود آپ کا کمال یہ ہے کہ ایک بندہ جیل کے اندر بیٹھا ہو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو اتار دو اور اس کو بٹھا دو. چلیں اب اس کی باری شروع کر دیتے ہیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے کوئی ہٹا, عمران خان نے کہا تھا آپ کو کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی, اور ساتھ اس چیز سے کا بھی ادراک ہے انہیں کہ بھائی عمران خان پیغام دے گا تو میں بدل جاؤں گا. اب مجھے ایک چیز بتائیں, اب کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی عمران خان کے علاوہ. یہ تو شرک ہے نا یار. ویسے عزت, اقتدار, دولت یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بات عجیب سی بات ہے ویسے, یہ کلٹ والی سائڈ پہ جا رہی ہے, عجیب سی بات لگتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, سہیل آفریدی پھر چاہے گا ملاقات ہو یا نہ ہو؟ سہیل آفریدی صاحب ملاقات تو کرنا چاہیں گے, اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. ظاہر ہے اگر نہیں کریں گے تو وہاں پہ تو ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا کام خراب ہوا ہوا ہے. خیبر پختونخوا کے عمران خان صاحب نے کوئی پیغام دے دیا تو کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد نیا چیف منسٹر ہو سکتا ہے کوئی اور زبردست قسم کا ہو جائے. شفیع جان صاحب جو ہے نا وہی بن جائے. انہیں کہیں جی ان کو بنا دیں. شفیع جان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سہیل آفریدی سے ہٹ کے چلیں گے؟ کوئی پتہ نہیں ہے. کبھی یہ دیکھیں نا, یہ سہیل آفریدی صاحب جو تھے, گنڈا پور صاحب ان کو لفٹ ہی نہیں کرواتے تھے, ان سے ملاقات ہی نہیں ہوتی تھی. یہ مہینہ ان کے پیچھے پھرتے رہتے تھے. آل آف سڈن یہ چیف منسٹر بن گئے, گنڈا پور صاحب فارغ ہو گئے. وقت بدلتے ہوئے کون سا دیر لگتی ہے یار فرق؟ وقت نہیں, خان بدلتے دیر نہیں لگتی. اچھا چلیں جی, چلو صاحب نیکسٹ سٹوری بلوچستان کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. بلوچستان کے اندر آپریشن ہوا ہے جی. یہ مستون کے اندر آپریشن ہوا ہے, نوشکی کے اندر ہوا ہے, ظاہری کے ہوا ہے, خوزدار علاقے میں ہوا ہے, کیش کے علاقے کے اندر ہوا ہے. اور یہ مختلف آپریشنز ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, پاکستان کے اداروں نے کیے ہیں. اور اس کے اندر 17 BLA کے دہشت گرد جو ہے مارے گئے ہیں. تو اچانک پاکستان نے یہ آپریشن تیز کر دیے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عید کے اوپر فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے تھے, اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب اس مسئلے کو ہم نے لنگران نہیں کرنا. جو کچھ چمن کے اندر ہوا, جو یہاں پہ کوئٹہ چمن جو کراسنگ ہے اس کے اوپر ہوا, جس طرح سولجرز کو شہید کیا گیا, وہ بیچارے اپنے عید منانے کے لیے گھر جا رہے تھے. تو یہ ناقابل برداشت ہے. اب حکومت اور ریاست نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے جی بس اس کو ختم کریں. اور اب امریکنز جو ہیں وہ بھی چائنیز بھی مدد کر رہے ہیں. دونوں ملک جو ہے نا پاکستان کی اس معاملے میں مدد کر رہے ہیں. BLA کی خیر نہیں ہے. اب چوہے صاحب جس طرح کی ٹرین ہے وہاں کی, آپ کو پتہ ہے بلوچستان گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ پاک فوج جو ہے, میں کہتا ہوں سلام ہے انہیں کہ جس طرح وہ آپریشن کر رہے ہیں. اور یہ جتنے بھی یہ جانور ہیں یہ پہاڑوں میں چھپے ہوتے ہیں, اچانک نیچے اترتے ہیں, حملہ کرتے ہیں. بہادر تو اتنے ہیں نا کہ سامنے تو کھڑے نہیں ہو سکتے. ابھی یہ جو ٹرین والا مسئلہ ہوا ہے اس کے بعد آپریشنز تیز ہو گئے. صحیح بات ہے. اور یہ پتہ نہیں کس کو سرو کر رہے ہیں, کوئی آج تک سمجھ نہیں آ سکی. انڈیا کو. چلیں. اچھا چوہے صاحب, اب آگے میں آپ کو 2 بیانات بتاتا ہوں, ایک امریکہ اور ایک مارکو روبیو. امریکہ مطلب امریکہ اور مارکو روبیو ایک ہی ہے, مطلب امریکہ کے ساتھ ٹرمپ صاحب نے کیا کہا. شکریہ, آپ نے یہ تو نہیں کہا امریکہ اور USA کے بیان سن لیں. ہاں امریکہ اور USA یہی سمجھ لیں جی. اور کہتے ہیں جی ایران 47 سال سے جو کر رہا ہے اسے مزید ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے. بات چیت رکنے کی خبر کی تردید کی ہے انہوں نے. مسلسل گفتگو جاری ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اب کسی بھی طرح کا معاہدہ بس ایران کر لے, وارننگ کی صورت ہے.
दूसरा मार्को रूबियो का बयान आपको बताता हूँ। मार्को रूबियो ने कहा इशारे मिले हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुज़ाकरात में किसी न किसी तरीके अपनी सरगर्मियां बढ़ा रही हैं। अब देखो दोनों चीज़ें, एक तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है वो रवायती बयान है, ये बयान वो कुछ 400 मरतबा दे चुका है और बार बार ये कहता है कि 47 साल से वो पूरी दुनिया को नचा रहा है ईरान, अब मज़ीद उसका मौका नहीं देंगे और उसको चाहिए कि वो ठीक हमारे साथ मुआहदा कर ले, बैठ जाए। और अभी वो कह रहा है कि जैसे तैसे भी कर ले, मुआहदा कर ले। भाई मुआहदा आपने करना है, आपके पास पेपर आए हुए हैं, आप जब स्लिप हो जाते हैं दोबारा उसके अंदर नई शर्तें डाल देते हैं। नई शर्तें आपने दोबारा डाल दी, आप नए हुर्मस के लिए कि पहले आप खोलेंगे, हमारी नाकाबंदी बाद में बंद होगी। पहले आपने कह दिया कि नाकाबंदी हम खोलते हैं, आप अपना हुर्मस खोल दो। और साथ साथ आपने ये कहा था कि ठीक है न्यूक्लियर की डील जो होगी वो 60 दिनों के अंदर होगी। अब भाई कहते हैं कि नहीं, ये आप पहले करें और उसके बाद फिर बाकी मामला जो बाद में देखेंगे, पाबंदियां बाद में ख़त्म करेंगे, पैसे बाद में मिलेंगे और आपने न्यूक्लियर डील अभी कर लेनी है। तो ये कैसे मुमकिन है? ईरान उसके ऊपर डटा हुआ, उसने कहा जी जो आपकी पहली बात है उसके ऊपर ही रहें आप। ये रोज़ आप फिर जाते हैं, वो होता है ना, ये हवा के रुख के ऊपर आप घूम जाते हैं, तो इस तरह नहीं हो सकता। तो वहाँ पे ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मसला बना हुआ है, बल्कि ईरान को चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप से कहें कि जैसे तैसे भी आप मुआहदा कर लें, इस तरह ना करें, इसका आपको नुकसान होगा। तो एक तो ये कोई नया बयान नहीं है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करें। मार्को रूबियो का बयान अलबत्ता बड़ा दिलचस्प है। उसने कहा जी जो मुश्तबा खामनेई साहब हैं वो अब मुज़ाकरात के अंदर शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या जो मंजूरी अब हो रही है वो मुश्तबा खामनेई साहब की तरफ से हो रही है। जो अमेरिका भिजवाता है पैगामात, तो अब दूसरी तरफ से जो जवाब आ रहा है, अब महसूस हुआ है अमेरिका को कि अब मुश्तबा खामनेई साहब जो एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो राय प्रवेल करती हुई नज़र आ रही है और उससे पहले जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी उसकी राय ज़्यादा थी। और इसीलिए ये खबरें अमेरिका से लॉन्च हुई थी कि मसूद पज़ेश्कियान साहब जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और ये इख्तियारात जो उधर चले गए हैं सारे। ठीक है। तो मेरा ख्याल है मुश्तबा खामनेई साहब वो ठीक हो गए हैं और सेहतमंद हैं और अब वो आगे बढ़ रहे हैं और मेरा ख्याल है उनको हक है, उनके सुप्रीम लीडर हैं, उनको ये करना चाहिए। ये बेसिकली उसने जो सेनेट की खारजा कमेटी है ना, जो उसको ब्रीफिंग देते हुए कहा है मार्को रूबियो ने। फिर उसने कहा जी कि ये जो आप नए हुर्मस है उसे बहरहाल इसको खोलना पड़ेगा, इसको खोलने के बगैर गुजारा नहीं है। और ड्रोन्स जो है वो बहुत बना रहा है ईरान और उसके पास बड़ा ज़ख़ीरा है, लेकिन हम इनको चलने नहीं देंगे वगैरह। रिवायती हथियार होने का कम हो गए, इस तरह की बातें हो गया। दूसरा ये है कि उन्होंने कहा जी पहले उन्हें जो हमारी जो शराइत माननी पड़ेंगी, फिर बतदरीज हम पाबंदियाँ ख़त्म करेंगे। ये वही जो नया मुतालबा है अमेरिका की तरफ से। लेकिन ये मुश्तबा खामनेई साहब के बारे में जो अमेरिका का इतराफ़ है, ये दिलचस्प खबर है और नई खबर है और ये बात दुरुस्त है। बिल्कुल ठीक है। चलें, ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।